नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं अनिका आर्यन। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। गन्ने के बकाया भुगतान के लिए बीकेयू का प्रदर्शन। यूपी के कई इलाकों में थानों के बाहर जुटे किसान। ब्याज समेत गन्ना भुगतान किए जाने की मांग। पंजाब सरकार ने 9 कीटनाशकों पर लगाया प्रतिबंध। 60 दिनों तक उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक। चावल की गुणवत्ता सुधारने को बताया वजह। महाराष्ट्र के सोलापुर में सड़क पर उतरे डेयरी किसान। गाय बैलगाड़ी के साथ किया प्रदर्शन। दूध की कीमत बढ़ाने और किसानों को अनुदान देने की मांग। और बताएंगे हरियाणा में 2 महीने पहले धरना दे रहे टमाटर उगाने वाले किसानों के कितने सुधरे हालात। सरकार के वादे कितने हुए पूरे, कितने अब तक अधूरे। तो अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में गन्ने के बकाया भुगतान न होने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर सोमवार भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने चीनी मिलों के पास पुलिस थाने में प्रदर्शन किया। किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भी सौंपा। इसमें गन्ने का ब्याज समेत बकाया भुगतान करने, गन्ना किसानों को गन्ना पासबुक जारी करने, गन्ना खरीद नीति में कोई बदलाव न करने और बिजली कनेक्शन देने के अलावा बिजली बिलों में गड़बड़ी को दूर करने जैसी 9 मांगे शामिल हैं। गन्ना किसान अपने बकाया भुगतान के लिए सोशल मीडिया पर भी लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन सरकार से ना तो कोई मदद मिली है और न ही आश्वासन। बीते महीने तक उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया भुगतान 14,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक गन्ने की खरीद के 14 दिनों के अंदर किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस बकाया राशि पर सालाना 15% ब्याज देना पड़ता है। हमारा गन्ना पेमेंट, उसका ब्याज जल्द से जल्द दिलवाया जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। और इस प्रदर्शन के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। आज जो गन्ना किसानों का जो नकदी की समस्या रही है इस पूरे कोविड-19 के दौरान, और बार बार राज्य सरकार ये आश्वासन देती रही, बीच में ये भी बोला कि हमने इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी है, उसका काफी व्यापक असर भी देखा गया, लेकिन असल में जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं और किसानों को जो ब्याज समेत बकाया भुगतान है, ब्याज की कोई बात नहीं हो रही है। इस बार पहली दफा आपके संगठन ने ब्याज को लेकर पुरजोर मांग उठाई है, उस पर क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये है कि हमने बहुत जगह आज हमारे प्रदर्शन थे और हमने एक पहले फर्स्ट फेज में ये मैसेज दिया है कि जो उत्तर प्रदेश गन्ना एक्ट है उसमें 14 दिन में भुगतान करने की बात कही गई है। भुगतान ना करने के उसमें वे 15% इंटरेस्ट देंगे। अभी भी बहुत शुगर फैक्ट्रियां हैं, करीब पूरा अगर हम लगाए तो करीब 16,000 करोड़ रुपया अभी उत्तर प्रदेश में बकाया है किसान गन्ना का। और आज प्रदर्शन के दौरान ये दिया है कि एक तो उसका डाटा किसी के पास नहीं है कि कितना किसान ने गन्ना डालना, उसका लेखा जोखा हमने कहा कि हमें दे दो, उसका कितने का उसका भुगतान हुआ, कितना उसका इंटरेस्ट बैठा, वो उसकी गन्ना पासबुक एक बनेगी, उसमें उसकी पूरी एंट्री होगी, कितना उसका इंटरेस्ट है, दे रहे नहीं दे रहे, कितना उसका इंटरेस्ट कंटिन्यू होगा। एक किसान था, उसका हमने एक डाटा निकाला एक किसान का, उसने 2000 क्विंटल गन्ना अपना डाला और अभी तक उसका करीब 25,000 रुपए उसका ब्याज बैठ गया है, जो इंटरेस्ट है उसका अभी तक। और ये हमने डाटा कहा कि हर किसान का ये डाटा शुगर फैक्ट्री जो सोसाइटी है वो निकाल के उस किसान के घर तक आप देने का काम करो। तो हमने 15 दिन का इसमें टाइम मांगा है। इसमें एक और दिक्कत आप लोगों ने हाईलाइट की थी कि जो केन कमिश्नर हैं उनको इस गन्ना एक्ट में अधिकार है कि ब्याज को रफा दफा कर दें, माफ कर दें, और इसी का फायदा चीनी मिलें उठाती हैं। इस पर, इस प्रमुख मांग पर आपको किस तरह का जवाब मिला? जवाब हमारा तो अभी तो ये तो जो केंद्र हमारी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से उससे बात होगी। हमने इसमें भी ये दिया है कि जो गन्ना
प्रमुख सचिव को, गन्ना आयुक्त को यह अधिकार दे रखा है कि ब्याज करने, माफ करने की पावर उसको दे रखी है और पावर खत्म करी जाए। ये हमारी डिमांड उसमें है और ये हमारा मुद्दा, डिमांड हमारा उठता रहेगा और हम अगले भी जो मूवमेंट होंगे उसमें ये बहुत प्रमुखता से ये मुद्दे रहेंगे। और हमने सारे इशू पुलिस स्टेशन पर किए हैं। उसका कारण क्या? उसका कारण पुलिस स्टेशन, उसका कारण ये था कि वहाँ पे जो बैठेंगे उनको लॉकअप दिखने चाहिए। वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी वहीं बैठा, नीचे जमीन पर बैठे, सारे अधिकारी मिल के बैठे, डीसीओ बैठा, वहाँ का एसडीएम बैठा, नीचे बैठ के किसानों के बीच में बातचीत हुई और पुलिस जो मुकदमे लिखकर फिर तुरंत पकड़ती है। कोई बात हो तो भाई पकड़ो इनको। आपने थाने पर ही क्यों धरना दिया? आमतौर पर ऐसे धरने प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाकर, जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वहाँ जाकर किए जाते हैं। ये हम उनको, पुलिस को फिर वहाँ बुलाते रहते हैं तो पुलिस नहीं आती। हमको हमने कहा कि पुलिस थाने में हम धरना देंगे और पुलिस इफेक्टिव रहती है इसमें, उनको जल्दी बुलाने में, ये करने में, सब अधिकारी को बुलाने में। तो पुलिस बहुत अलर्ट रही है, इसके अच्छे रिजल्ट मिले। हम अगला भी जो आंदोलन होगा या किसी से भी बातचीत हमारी होगी, बिजली के मुद्दे पर हमारी बात होगी, तो हम बिजली के अधिकारी को भी थाने में बुलवाएंगे वहीं। तो इससे रिजल्ट बहुत जल्दी निकलेगा जी। पुलिस थाने में जाता है, हर अधिकारी डरता है कुछ गलती होगी तो तू जेल जाएगा। और हम जहाँ लॉकअप होती है वहाँ बैठ कर उनसे बातचीत करेंगे जी। उसको लॉकअप गलत काम करेगा तो तू जेल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और गन्ना जो भुगतान है ब्याज समेत गन्ना किसानों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद इस बातचीत के लिए। जी, धन्यवाद। महाराष्ट्र में एक बार फिर से डेयरी किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को सोलापुर में किसानों ने मार्च निकाला। सरकार का ध्यान खींचने के लिए वो अपने साथ पशुओं को भी, बैल और गायों को भी साथ में लेकर आए थे। प्रदेश के डेयरी किसान जुलाई में भी आंदोलन कर चुके हैं। ये किसान गाय के दूध का दाम 25 रुपए प्रति लीटर तय करने, 10,000 टन मिल्क पाउडर के आयात का फैसला रोकने, 30,000 टन मिल्क पाउडर का बफर स्टॉक तैयार करने और अगले 3 महीनों के लिए किसानों के खाते में 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी देने की मांग कर रहे हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए किसानों ने सरकार को 5 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कुछ भी अमल नहीं हो पाया है। इस बीच सीपीएम ने किसानों और आम जनता के मुद्दे पर आंदोलन करने का ऐलान किया है। रविवार को पार्टी ने राजस्थान के झुंझुनू में हुई अपनी बैठक में 20 से 26 अगस्त तक सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। इस मौके पर पूर्व विधायक अमराराम ने कहा कि कोरोना महामारी के बहाने केंद्र सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश जारी किए हैं और सार्वजनिक उद्योगों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। उन्होंने बिजली और तेल के दाम घटाने और इनकम टैक्स के दायरे में न आने वाले परिवारों को 7,500 रुपए मासिक भत्ता देने की मांग की। कई शहरों में तो पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल, तो आम जनता की महंगाई बढ़ेगी और निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून को समाप्त करने का जो अध्यादेश लेके आई है, एक हफ्ता 20 से 26 अगस्त तक हम पूरे देश में इस मांगों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के मैदान में जाएंगे। आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते 242 दिनों से प्रदर्शन कर रहे ये किसान प्रदेश में 3 राजधानी बनाने का विरोध कर रहे हैं। इन किसानों ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शन किया। इन किसानों का कहना है कि इन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने के लिए 34,000 एकड़ जमीन दी थी। अगर इसे राजधानी नहीं बनाया गया तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल जगन मोहन रेड्डी सरकार ने अमरावती को विधायी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी और कर्नूल को कानूनी राजधानी बनाने का फैसला किया है। हालांकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 अगस्त तक इस पर रोक लगा रखी है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद मिलने में समस्या पेश आ रही है। अयोध्या जिले में किसानों को यूरिया के लिए भटकना पड़ रहा है। यहां सहकारी समितियों पर यूरिया नहीं मिल रही है। इस दौरान यूरिया की कालाबाजारी किए जाने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं।
किसानों की माने तो 267 रुपए की यूरिया की बोरी 420 रुपए में बेची जा रही है। लेकिन जिला कृषि अधिकारी ब्रिजेश कुमार सिंह यूरिया की किल्लत से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बफर गोदाम में कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यूरिया की आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन जल्द ही सभी समितियों पर यूरिया पहुंच जाएगा। खाद नहीं मिल रही है, खाद के लिए बहुत बड़ी किल्लत है और दुकान पर जाओ तो वहाँ कह रहे हैं खाद नहीं मिले, वो भगा देते हैं, साहब देते हैं तो चुरा के 450 रुपए में देते हैं। सोसाइटी पे नहीं मिलती, वहाँ जाते तो वहाँ कहते खाद नहीं है। जब खाद नहीं है तो क्या बात है, किसान क्या करे? खाद की बहुत दिक्कत है, यहाँ दुकान भी नहीं मिल रही है और सोसाइटी में भी नहीं मिल रही है। इधर अच्छी बरसात होने के नाते किसानों द्वारा धान और गन्ने में यूरिया का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी कोई कमी है नहीं। दूसरा, हमारे पीसीएफ का जो बफर गोदाम है, जो समितियों को खाद की आपूर्ति की जाती है, तो वहाँ कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, जिसकी वजह से इधर कुछ दिन खाद बाधित हो गई थी सप्लाई करने में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के किसानों से खेती के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा को वापस नहीं लिया जाएगा। दरअसल मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अगुवाई वाली समिति ने फ्री बिजली को सरकारी खजाने पर दबाव डालने वाला बताया था। इस पर किसान संगठनों और विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया आई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है और उनकी सरकार किसानों को मिल रही मुफ्त बिजली वापस लेने संबंधी किसी भी सिफारिश पर विचार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहां हूं, ट्यूबवेल्स के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। पंजाब सरकार ने राज्य में 9 एग्रोकेमिकल्स पर 60 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है। ये 9 पेस्टिसाइड्स हैं: एसीफेट, ट्रायाजोफॉस, थायमथॉक्सैम, बियोप्रोफिजिन, कार्बोफ्यूरॉन, प्रोपिकोनाजोल, थायोफेनेट मिथाइल। पाबंदी लगने के बाद अब इन केमिकल्स की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। राज्य के कृषि सचिव केएस पन्नू ने बताया कि ये एग्रो केमिकल्स किसानों के लिए सही नहीं है। इनसे चावलों में तय मात्रा से ज्यादा कीटनाशक अंश रह जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी बिक्री पर असर पड़ता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 27 एग्रोकेमिकल्स पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन केमिकल्स को इंसानी सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि किसान संगठन फसलों को कीट और फंगस से बचाने के लिए सस्ते विकल्प खत्म होने का सवाल उठा रहे हैं। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का तर्क है कि इससे किसानों के लिए फसलों को कीट पतंगों से बचाने के सस्ते विकल्प खत्म हो जाएंगे। पंजाब ने 9 पेस्टिसाइड्स को 60 दिन के लिए बैन किया है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर रमेश अरोड़ा, जो कि कंसल्टेंट हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी पहले जुड़े रहे हैं, अब रिटायर्ड हैं, लेकिन ये एंटेमोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते थे। स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। पहला प्रश्न यही कि राज्य सरकार ने 60 दिनों के लिए इन पेस्टिसाइड्स को बैन किया है, जिनके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हैं, न्यूरोटॉक्सिक्स हैं और भी तमाम तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस और डेवलपमेंट प्रोसेस को बाधित करने वाले ये पेस्टिसाइड्स हैं। मगर बार बार यही बात होती है कि जब ये इतने खतरनाक हैं तो जो राज्य सरकार है उनको इसका हक क्यों नहीं दिया जाता कि वो इस पर फैसला ले। 60 दिन तो बहुत ही कम अवधि है, क्या कहेंगे आप? इसमें दोनों का रोल आ जाता है, सेंटर का भी रोल है, क्योंकि जब प्राइमरीली डाटा जब कंपनी जब कोई रजिस्टर कराती है पेस्टिसाइड, तो उसके जितने भी असर होते हैं अच्छे बुरे, उन सारे के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट एक रजिस्ट्रेशन कमेटी है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो रजिस्ट्रेशन कमेटी देखती है वो डाटा और उसके बेस पर पेस्टिसाइड को रजिस्टर करती है। उसके बाद वो इंडिया में कहीं पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट होना चाहिए कि हम अपनी स्टेट के अंदर ये पेस्टिसाइड हमारे को सूट नहीं करता। सेंटर के पास भी होना चाहिए और स्टेट के पास भी होना चाहिए। केमिकल्स हैं, इनका जो री रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पहले राज्य सरकारों के पास था कि इनको री रजिस्ट्रेशन कराया जाए जिन जिन राज्यों में इनका इस्तेमाल होगा, मगर अब वो पूरा अधिकार सेंटर के पास आ गया है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो री रजिस्ट्रेशन तो स्टेट के पास ही होना चाहिए।
सेंटर का, उसमें सेंटर ने शुरू में कर दिया जो करना था। री रजिस्ट्रेशन के टाइम तो स्टेट गवर्नमेंट ही देख सकती है बेटर, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख सकती है कि वो स्टेट के अंदर यूजफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। जी सर, एक और बात बताएं कि ये जो 9 पेस्टिसाइड्स हैं, इनका जब इस तरह का ऑलरेडी एक स्टडी है कि विदेशों में इनमें से कई बैंड हैं, सरकार ने भी हाल ही में 27 पेस्टिसाइड्स को लेकर एक ड्राफ्ट ऑर्डर सामने रखा, उसमें फीडबैक लेने के लिए 16 अगस्त आखिरी डेट भी थी। उसमें फिर इस तरह का रिएक्शन जो इंडस्ट्री की तरफ से आता है कि हमें पहले तो पता नहीं था इसके बारे में, या डेटा अगर हमसे पूछते तो हम उसको फर्निश कर देते, तो ये तमाम तरह की दलीलें हैं। इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो आगे जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो किस तरह की राह? नहीं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री तो बेचना चाहती है, इसीलिए वो तो ये कहेंगे ही कि इन पे बैन नहीं लगना चाहिए। और उनको जो 27 पेस्टिसाइड्स वाला केस था उसके अंदर उनको बहुत टाइम दिया गया था, जिसके अंदर कि वो अगर कोई एडिशनल डाटा की जरूरत थी जनरेट कर सकते थे। जो अनुपम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी वो दिसंबर 2015 में आई थी, आज हम अगस्त 2020 में बैठे हुए हैं। और ये जो 9 पेस्टिसाइड हैं इनमें से काफी जो हैं वो बासमती के अंदर उनके रेजिड्यू आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो रही हैं। तो इंडस्ट्री को भी पता है कि ये हमारे पेस्टिसाइड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उनको तो रादर ये चाहिए कि हमारी स्टेट के अंदर पैडी फार्मर्स को ये और बासमती फार्मर्स को ये कहें कि आप बासमती के ऊपर ये पेस्टिसाइड्स मत यूज करो, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे बात होती है कि जब भी फ्री हैंड दे देंगे तो ऑल्टरनेट की बात होती है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, लेकिन जो जैविक खेती की बात है या कई इलाकों में ये प्रूव हो चुका है, इस तरह के मॉडल सामने आ गए, नॉन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बिना पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के भी आप ठीक ठाक अपनी फसल उगा सकते हैं। उसके बावजूद सरकार इन मॉडल्स को और ज्यादा एस्केलेट क्यों नहीं करती? और हमेशा ये शंकाएं सामने आती रहती हैं इंडस्ट्री की तरफ से, कुछ साइंटिस्ट कम्युनिटी की तरफ से भी, कि अगर ऐसा हुआ तो देश की जो खाद्यान्न सुरक्षा है उस पर असर पड़ेगा। नहीं, वो डराया ज्यादा जा रहा है, इतना ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। 1-2 साल जब तक ट्रांजिशन फेज होता है उसमें थोड़ा सा असर पड़ता है, नहीं तो जहां पर भी पेस्टिसाइड को जब बैन किया गया तो 2-3 साल के अंदर स्टेबलाइज हो जाता है, बिल्कुल कोई रिडक्शन नहीं होती, प्रोडक्शन पूरी हो जाती है। जो अल्टरनेटिव्स हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल वगैरह, उसके अंदर रिकमेंडेशंस लाने में थोड़ा वक्त लगता है, वो उसके बाद वो आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा प्रोडक्शन में हमारा। जी, एक और बात बताएं कि जो ये 9 पेस्टिसाइड्स अब बैन हुए हैं, जब तक इस बैन की जागरूकता, इस ऑर्डर का असर जो छोटे छोटे विक्रेता हैं, दवाइयां जो बेचते हैं, उन तक जब तक पहुंचेगा तब तक वो 60 दिन की अवधि पूरी हो जाएगी। आप किस तरह के व्यवहारिक दिक्कतें देखते हैं इसमें? नहीं, इसमें यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हमारे जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं श्री कान सिंह पन्नू जी, उन्होंने 2 साल से ये कहा हुआ है अपने सारे स्टाफ को कि इनको राइस के अंदर और बासमती के अंदर यूज इनका बंद कराया जाए। तो इसीलिए पहले ही अवेयरनेस काफी क्रिएट हो चुकी है, और अगर स्ट्रिक्टली एनफोर्स करता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं पहले ही मार्केट में, जिनको यूज किया जा सकता है। और हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी बहुत प्रोग्रेसिव हैं, वो मान जाएंगे और यूज करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इनसाइट के लिए, धन्यवाद। पंजाब और हरियाणा सरकारों ने पराली जलाने पर रोक लगाने की अपनी कार्य योजना पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण को सौंप दी है। इसमें सरकारों ने कहा है कि जो किसान पराली प्रबंधन की मशीनें नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें इन मशीनों पर सब्सिडी के साथ साथ किराए पर मशीनें मुहैया कराई जा रही हैं। पंजाब सरकार ने बताया कि उसने सभी गांवों में कस्टम हायरिंग सेंटर्स खोलने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत इस साल 5200 CHC कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। जाड़े के दिनों में दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण के लिए पराली जलाने को प्रमुख वजह माना जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले साल नवंबर में दिल्ली में वायु प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान 44% था। किसानों का कहना है कि पराली प्रबंधन करने वाली मशीनें बहुत महंगी हैं, इसलिए छोटे किसान उसे नहीं खरीद पाते हैं।
लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में टमाटर की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मई में टमाटर के दाम 1 से 2 रुपए किलो तक गिर गए। किसानों ने कई दिनों तक दिया, तब जाकर सरकार ने उनकी सुध ली और मदद के लिए सामने आई और तमाम वादे भी किए। हमने ये जानने की कोशिश की है कि सरकारी वादे के बाद यहां के किसानों की हालत में क्या बदलाव आए हैं। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में टमाटर के किसानों ने भाव न मिलने और लगातार नुकसान की वजह से प्रोटेस्ट किया, अनशन किया। उसके बाद कई दिनों तक ये प्रोटेस्ट चला। उसके बाद सरकार की तरफ से कृषि मंत्री ने वादे किए, मुख्यमंत्री ने वादे किए। उसके बाद इस अनशन को खत्म किया गया, प्रोटेस्ट को खत्म किया गया। तोशाम में ये प्रोटेस्ट हुआ और तोशाम में इस प्रोटेस्ट को करने वाले जो मुख्य किसान थे और किसान नेता हम कहेंगे वो थे रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी, कितना बदला सरकार के वादे के बाद? जो आप लोगों की समस्याएं थी वो कितनी सुलझी हैं अभी तक? जो लॉकडाउन की वजह से हुआ वो सरकार ने क्या किया, कोई अलग से किसान की फसल बिकने का प्रावधान ना करके जो पारंपरिक ढांचा था उसी के ऊपर कंडीशन लगा के सरकार ने उसी को ध्वस्त कर दिया। किसान सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आया। हुआ क्या, जैसे मंडियों में 24 घंटे मंडी खुली रहा करती थी, पहला तो उन्होंने 8 घंटे टाइम कर दिया। दूसरा, अगर 100 दुकान खुली रहा करती थी तो भाई वो डिवाइड कर दिया हफ्ता वाइज, वीकली। जैसे 12 आज खुलेंगी, 12 कल खुलेंगी, 12 परसों। तो इसलिए किसान की जितनी भी प्रोडक्शन थी वो मंडी में गई, दुकान 8, माल कितना जाना चाहिए था 8 दुकान पर कितना बिकेगा, वो इस वजह से 1-1, 2-2 रुपया कोई भी सब्जी हो उस दौरान बुरा हाल रहा। टमाटर का तो पूछो मत आप। इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठे थे। हमारी 40% फसल खेत से निकली थी, 15% बिकी, 25% बिना बिके वापस आ गई। वो वापस इसलिए आई कि वहां पे हमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी वापस नहीं मिल रहा था। तो फिर तुड़ाई और 6 महीने में कैसे फसल पक के तैयार होती है आपको अंदाजा है। तो हमने ये सोचा कि भाई इससे तो बेहतर है कि खेत में ही जल जाए। अब सरकार को कुछ कहें, हमने प्रोटेस्ट शुरू किया। वहां पर आकर के विपक्षी नेता भी आए, वहां पर आकर के हमारे कृषि मंत्री जी जयप्रकाश दलाल जी, उन्होंने आश्वासन दिया। हमने उनसे कहा कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी का, सरकारी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा उठा के देख लो, पर एकड़ टमाटर पर कितनी लागत आती है। मात्र 75,000 से 85,000 रुपए तक। चाहे गरौंडा सरकारी फार्म में अच्छे यू के आंकड़े उठा कर देख लो। वो उन्होंने ये कहा कि इतना तो हम नहीं दे सकते, लेकिन 30,000 रुपए हम देंगे। हाँ, प्रति एकड़। तो उन्होंने पब्लिकली बिल्कुल मीडिया के सामने वहीं खेत पर खड़े होकर कहा। तब हमने हमारा प्रोटेस्ट खत्म किया। जब हमें कुछ शंका लगी तो हम 15 दिन बाद मिले कृषि मंत्री जी से जाकर के चंडीगढ़। वहां वो बोले बिल्कुल इच्छुक थे वो कुछ करने के। वहां पर उन्होंने जो आला अधिकारी हैं उनको बुलाया, डीजी साहब को बुलाया, ज्वाइंट डायरेक्टर को बुलाया। तो वहां पर जाते ही उन्होंने अधिकारियों ने ये कहा कि ये तो कोई कानून नहीं, हम किसी भी कानून के तहत ऐसे पैसे नहीं दे सकते। आपके पास में दादरी में प्रोटेस्ट हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद वादा किया, वो क्या था और उसके बाद कुछ बदला क्या? हाँ, उधर क्या हुआ कि उन लोगों ने 22 दिन धरना जारी रखा। तब कहीं वहां के स्थानीय विधायक चौधरी सोमवीर सांगवान जी उस प्रोटेस्ट में आए, शामिल हुए। मैं भी गया, हमने गुहार लगाई कि देखो विधायक साहब आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो वो चंडीगढ़ जाके दूसरे दिन मिले मुख्यमंत्री जी से। वहीं से मुख्यमंत्री जी से उन्होंने पता नहीं आग्रह किया क्या किया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। मुख्यमंत्री जी का फोन आया प्रोटेस्ट पर बैठे किसानों के पास कि देखो तुम्हारी लागत तो बहुत ज्यादा है, 75, 80, 85,000 रुपए है, लेकिन इतना सरकार इस वक्त समर्थ नहीं है, इतना नहीं दे सकती। 10,000 रुपए पक्का देंगे प्रति एकड़। अब क्या हुआ कि वो 10,000 भी नहीं। ऐसे झूठे लोग यहाँ पर आकर के और सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं, उनसे उम्मीद नहीं करना। अब हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी है कि हम पार्टी बनाएंगे विधानसभा में। हम बाहर रहकर एक अब किसान, एक पैरेलल किसान द्रोहियों को परास्त करने के लिए, पैरेलल कुछ भी कह लो, क्रांति करने के मूड में है। तो ये उस दौरान की कहानी, हालांकि ये किसानों की जो समस्याएं, ये कहानी तो 12 महीने और हर साल की होती, लेकिन ये खासतौर से उस दौरान की कहानी है लॉकडाउन की, जब लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री और तमाम मंत्री ये कहते रहे कि किसानों के लिए कोई भी समस्या नहीं है, सरकार ने तमाम सुविधाएं दे रखी हैं, सरकार ने तमाम दावे और वादों के साथ किसानों को तमाम सहूलियतें दे रखी हैं। लेकिन जो वादे हरियाणा के टमाटर किसानों से किए गए, जो लगातार 22 दिन प्रोटेस्ट हुआ, लगातार 25 दिन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बावजूद
वो वादे जो खुद कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री ने किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। हरियाणा के तोशाम से कैमरा पर्सन सोमेन के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।